दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अगर लोकसभा में और राज्यसभा में भी बोलने नहीं दिया जा रहा तो विपक्ष देगा अब अपना इस्तीफा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेसियों का जबरदस्त हंगामा, स्मृति ईरानी को घेरा, बोले स्मृति ईरानी तत्काल में मांगे माफी वरना नहीं किया जाएगा माफ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें आजम खान ने लुलु मॉल के मालिक पर लगाया गंभीर आरोप, बोले आरएसएस का हेड है लुलु मॉल का मालिक अली। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा, बोले फिलहाल विपक्ष को न सदन में बोलने दिया जाता है और ना ही आम जनता को सड़कों पर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी अधीर रंजन चौधरी, बोले इन पोंगा पंडितों के सामने, इन मक्कारों के सामने नहीं मांगूंगा माफी, अकेले में जो है राष्ट्रपति से जाकर मिलूंगा उनसे ही मांगूंगा माफी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री दे अपना इस्तीफा, देश के लिए उन्होंने नहीं किया 10 साल में कुछ, जी हां विपक्ष हुआ जमकर हमलावर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, इस बार कांग्रेस दोस्तों हिमाचल में बहुत ज्यादा मजबूत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से पार्थ चटर्जी को किया पार्टी से अलग, मंत्री पद से भी हटाया। दीदी बोली फिलहाल करप्शन की कोई जगह नहीं पार्टी में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं होने देंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ईंट का जवाब दिया कांग्रेस ने पत्थर से, अधीर रंजन चौधरी को घेरने के चक्कर में फिर से फंस गई स्मृति ईरानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से पंगा लेकर बुरी फंस गई है। स्मृति ईरानी ने सोचा होगा कि सोनिया गांधी को पहले की तरह ही बदनाम करूंगी और जो है निकल लूंगी बदनाम कर कर। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी किस चीज का बदला ले रही थी सोनिया गांधी से, ये भी सुन लीजिए। आपको पता है कि आजकल कांग्रेस जो है वो स्मृति ईरानी की बेटी और उनके होटल के पीछे पड़ गई है। जो स्मृति ईरानी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया करती थी वो तो खुद ही एक ठग निकली। उनकी बेटी ने बकायदा दोस्तों एंथनी के नाम पर अपने होटल का गलत अवैध ढंग से जो लाइसेंस ले रखा है और उस होटल को वो अभी भी वैसे ही चला रही है। उनकी बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पड़े जिसमें उनकी बेटी कहती हुई नजर आ रही है कि ये होटल मेरा है। जिसके बाद दोस्तों स्मृति ईरानी ने कहा था कि मेरी बेटी तो पढ़ती है, उसका कोई होटल वगैरह नहीं है। इस होटल में दोस्तों अवैध ढंग से शराबें बेची जाती हैं, विफ बेचा जाता है, यानी कि दोस्तों गाय का मांस और पिग का मांस। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्मृति ईरानी के काम है। अब ऐसे में दोस्तों सोनिया गांधी से कल स्मृति ईरानी की भिड़ंत हो गई। सोनिया गांधी का कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी वाले मामले में सोनिया गांधी को स्मृति ईरानी ने घेर लिया। जिसके बाद स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी ने भड़कते हुए कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। मतलब उन्होंने अध्यक्ष से कहा वहां के लोकसभा से कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। तभी स्मृति ईरानी पीछे से बोली कि मैम मैंने कहा था। मतलब स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से बोल रही थी कि मैम मैंने कहा था उनसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो दोस्तों आप समझिए सोनिया गांधी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि डोंट टॉक टू मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम मुझसे बात मत करो। यानी कि दोस्तों स्मृति ईरानी की भारी बेइज्जती कर दी सोनिया गांधी ने कि डोंट टॉक टू मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। दरअसल दोस्तों ये वही स्मृति ईरानी है जो 400 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ फाड़ कर सड़कों पर बैठकर चीखा करती थी। लेकिन आज जब दोस्तों एलपीजी के दाम 1200 रुपए के पार हो गए तो यही स्मृति ईरानी है जो अपने मुंह में दही जमा कर बैठी हुई है। समझ में ये नहीं आता कि पहले वाली स्मृति ईरानी जो सच्ची थी या ये वाली स्मृति ईरानी सच्ची है जो कि बीजेपी की लगातार तारीफ कर रही है। आप समझिए स्मृति ईरानी को कुछ पद दे दिए गए दोस्तों, बस स्मृति ईरानी उसमें ही खुश है। बीजेपी इनके हर कालाकांडी पर पर्दा डाल रही है, इनका जो अवैध होटल चल रहा है। और आपको तो पता ही है कि मोदी जो है दोस्तों वो स्मृति ईरानी के ऊपर कितने ज्यादा
ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर एक तरीके फिदा हैं, ये कह सकते हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्मृति ईरानी मोदी सरकार की शय के ऊपर ही ये सारे तरीके के अवैध काम कर रही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पूरे विपक्ष ने खेल दिया दाव, बोले पूरी की पूरी 17 तक। जी आप समझिए दोस्तों, 17 जो 17 लगेंगी विधानसभा की, उन सब के लिए अब हमें जो है यहाँ पर निलंबित कर दिया जाए, बिला प्लान बना रहा है विपक्ष। दरअसल दोस्तों पहली बात तो ये है कि विपक्ष को सदन में बोलने तो नहीं दिया जा रहा है और ना ही विपक्ष को जो है दोस्तों अपने मन की बात बोलने दी जा रही है। यही कारण है जो अब विपक्ष लगातार हमलावर हो गया मोदी सरकार के ऊपर। आपको बताता चलूं, नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्ष हमलावर होते हुए साफ कहा कि अगर जब हमें बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो फिर हम इस चीज को जो है यहाँ पर चुपचाप सहन नहीं कर पाएंगे। आपको बताता चलूं, यहाँ पर सीधा सीधा जो है यहाँ पर बोल दिया गया है विपक्ष की तरफ से कि ना हमें सदन में बोलने दिया जा रहा है, ना हमें जो यहाँ पर कुछ शब्द यूज करने दिए जा रहा है जिन पर रोक लगा दी गई है। ये तानाशाही है। आपको बताता चलूं, यहाँ पर सीधे सीधे जो है सारे विपक्ष ने एकजुट हो गया है और खास करके दाव खेला जा रहा है दोस्तों केसीआर पर, क्योंकि वहां पर बीजेपी कमजोर है दक्षिण में, आपको पता होगा। और यही कारण है जो केसीआर समेत सभी पार्टी एकजुट होकर सदन में ये प्रस्ताव के देने वाली है कि अगर जब हमें बोलने ही नहीं दिया जाता और धीरे धीरे कर सदन से हमें निलंबित किया जाता है बहाने ले लेकर। कभी दोस्तों आप समझिए, अब तक 50 नेता को निलंबित कर चुके हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कुछ चुटपुट जो दोस्तों बीएसपी वगैरह के नेता हैं। जिसके बाद अब विपक्ष ने एकजुट होकर यह फैसला लिया है कि हम जितनी भी 17 लगती है साल में, यानी कि दोस्तों 17 के लिए अब हम अपने आप को निलंबित करते हैं, क्योंकि हमें यूं भी बोलने तो दिया नहीं जा रहा। तो इससे अच्छा ये है कि आप हमें पूरे सत्र के लिए ही जो है यहाँ पर हमें निलंबित कर दें हम सब लोगों को, क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। यानी कि मतलब साफ है दोस्तों कि मोदी सरकार अगर बोलने नहीं देगी, सच्चाई नहीं बताने देगी जनता को, तो फिलहाल जनता में गुस्सा और रोष जो है वो पूरी तरीके से फूटेगा। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस देश में सांप्रदायिकता और नफरत का जो एक जहर घोला है दोस्तों वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस बात की सच्चाई क्या है। फिलहाल ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की एक असलियत थी दोस्तों, और वो असलियत आपके और हमारे सामने आ चुकी है। और बीजेपी लगातार इसी तरीके का काम कर रही है। ये आज का मुद्दा नहीं है कि ये एक मुद्दा है इसलिए आप और हम इस पर बहस कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर बात होना चाहिए लेकिन होती नहीं है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास कर देश की जनता को जो बेवकूफ बनाने का काम किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों देश पूरी तरीके से अपने आप को बेजार ही पा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका इस बार दोस्तों हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजीव शुक्ला की अगुवाई में हिमाचल में कांग्रेस लगातार पनपती चली जा रही है और अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल में राजीव शुक्ला की अगुवाई में कांग्रेस जीतने वाली है। आपको बता दें कांग्रेस का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। हार के बाद इन लोगों ने मंथन किया था, उस मंथन में कई बड़े फैसले भी लिए गए। हालांकि जब दोस्तों मेन चुनाव की बात आती है तो बीजेपी इससे 2 गुना एक्टिव हो जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में खास करके और गुजरात में झटका लगने वाला है, क्योंकि 2 राज्य जो है वो कांग्रेस के अंडर आ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों गुजरात का तो 50-50 मामला चल रहा है, लेकिन हिमाचल में 101% कांग्रेस की सरकार बन जाएगी अगर कांग्रेस ने पूरी मेहनत लगा दी तो। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो रुख दिखाई दे रहा है हिमाचल के लोगों का वो कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। अगर आपको भूले ना हो, याद हो दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल में भी हाल ही में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में कन्हैया कुमार को हिमाचल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया था। न सिर्फ जिम्मेदारी को निभाया था बल्कि कन्हैया कुमार ने अपने लिए ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक रास्ता साफ कर दिया था। वहां से मोदी सरकार को बड़ा झटका भी लगा था और कन्हैया के बयानबाजी के बाद कांग्रेस वहां उपचुनाव जीती थी। अब यही कारण है जो कांग्रेस के जो हौसले वो
बुलंद है। ऐसे में ये कह सकते हैं दोस्तों कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, और खास कर हिमाचल में अब चुनाव आने ही वाले हैं दोस्तों। हाल ही में भी आपको याद हो, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2 राज्यों में चुनाव होंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई जगह हैं जहां पर चुनाव होना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल इसी साल में कई जगह पर चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी रणनीति बनाने में लग गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी से दूरी बनाई। जी हाँ, आपको बता दें मंत्री पद से भी हटाया, सारे पद छीन लिए गए। दरअसल आपको बता दें पार्थ चटर्जी की करीबी के पास जिस तरीके से दोस्तों पैसा भन निकला है, और उसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी तो दोस्तों जाहिर सी बात है एक सीएम है, उन्हें जैसे ही पता चला कि पार्थ के ऊपर इल्जाम लगाए तो उन्होंने मंत्री पद से हटा दिया। इसके 2 रीजन है। पहला तो ये दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी के खिलाफ है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि पार्थ चटर्जी के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जल्दी हो। अगर वो बेगुनाह है तो उनको छोड़ा जाए, अगर वो गुनहगार है तो उनको सजा दी जाए। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, पार्थ चटर्जी को फंसाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है जो उनकी करीबी जिनका केस निकला है उनके घर पर केस फिकवाया गया है। जी हाँ, ऐसा टीएमसी के कई नेताओं का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर जो यहाँ पर शोभित मुखर्जी का करीबी है दोस्तों, उनके घर पर जानबूझकर केस फिकवाया जा रहा है ताकि जो बदनाम किया जा सके। अब ये तो साफ है दोस्तों, जाहिर सी बात है किसी एक मुद्दे पर बात तो हो नहीं सकती, सरकार हर मुद्दे पर घिरी हुई है। और ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त जो मुद्दे हैं या फिर जिन मुद्दों पर बात हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों आपसे और फिर कहूंगा कि देश की बदलती परिस्थितियां और देश की बदलती राजनीति इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ देश के लोकतंत्र की बात नहीं, ये देश में एक संविधान जो एक बड़ा हिस्सा माना जाता है उसकी भी बात है। आज जो संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस मुद्दों पर बात होना चाहिए। सरकार किसी मुद्दे पर अगर बात नहीं करती तो इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि सरकार को उन सारे मुद्दों से चिढ़ है जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं आम जनता सरकार को घेरने का काम करती है। और मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को शर्मसार कर रही है। आज देश में जो सांप्रदायिकता फैल रही है, जो हो रहा है दोस्तों, वो आपके हमारे सामने ही है। और सरकार को ये समझना चाहिए कि देश में जिस तरीके के हालात बेकाबू हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये सरकार ही है। आने वाले समय में दोस्तों न सिर्फ इस सरकार का बंटा ढाल होगा, बल्कि देश की जनता को ये पता भी चल जाएगा कि आखिरकार मोदी सरकार कौन सी राजनीति करती है। क्योंकि आने वाला समय जाहिर सी बात है देश की राजनीति बदल रही है और जनता का दिमाग भी। अब की बार 2024 में ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने मन बना लिया हो कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों बीजेपी का जो हाल हुआ है, लगातार हार रही है, और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का तख्ता पलट होने वाला है। बहुत जल्दी वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और यकीन मानिए लोकसभा चुनाव तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कांग्रेस 2-3 राज्य फिर से एक बार जीत लेगी। आपको याद हो कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे उससे पहले राहुल गांधी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने न सिर्फ दोस्तों आपको बता दें पंजाब जीता था, बल्कि जो है यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। और यही कारण था जो लोग कह रहे थे कि अब की बार राहुल गांधी ही आएंगे। लेकिन कुछ वोटों से, आप समझिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव का जो अंतर था ना, वो बहुत कम मार्जिन से राहुल गांधी हारे थे। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि राहुल गांधी जो बहुत कम मार्जिन से हारे थे उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर गए थे। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि पीएम के प्रेसिडेंट के जब चुनाव होंगे तो 2024 में प्रधानमंत्री को डर इसी बात का है, और वो इसीलिए अपनी राजनीति में दोस्तों हिंदू मुसलमान मिक्स कर देते हैं, कभी जो है मंदिर मस्जिद मिक्स कर देते हैं। आप देखिएगा जैसे ही चुनाव करीब आएंगे, ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला है वो तुल पकड़ लेगा और गर्मी पकड़ लेगा, और अब इस मामले की सुनवाई तेज तेज होगी। उसके बाद दोस्तों इसी मामले को भुनवाने के लिए फिर ठंडा कर दिया जाएगा और फिर 2024 इस मामले को उठाया जाएगा। अभी 2023 में आप देखना जैसे ही चुनाव आएंगे कैसे ज्ञानव्यापी मामला और हिंदू मुसलमान तेज जोरों शोरों से होने लगेगा। जैसे ही चुनाव
ये वाले चुनाव खत्म होंगे दोस्तों, ज्ञानवापी का मामला फिर से ठंडा कर दिया जाएगा मोदी सरकार के कहने पर। और उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव आएंगे इस मामले को सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा तुल दिया जाएगा, ताकि दोस्तों देश की जनता जो है वो फिर से एक बार मूर्ख बन जाए और मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर जो हिंदू भाई हैं वो बीजेपी को वोट दे दे, ये सोचकर कह रहे देखो बीजेपी है भाई अपनी पार्टी है तो मंदिर बनवाएगी और जो है हम इन्हें ही वोट देते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों लोगों की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं है, कोई भी किसी के धर्म का अपमान नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि एक दूसरे का धर्म का जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करें और उसको इज्जत भी दे दोस्तों, क्योंकि हर धर्म में दोस्तों यही सिखाया जाता है कि आप प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन आजकल की जो राजनीति है वो कुछ और करना सिखा रही है और ये खुद के फायदे के लिए। आप समझिए आम जनता को बेचारों को क्या लेना देना इन लड़ाई झगड़ों से, लेकिन जानबूझकर सरकार जो है दोस्तों पूरा मैटर बदल चुकी है। और आपको भी पता है कि सरकार की जो रणनीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और आज मैंने भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है ना दोस्तों वो बार बार दिखाई देता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार अरविंद केजरीवाल लेंगे बीजेपी से डायरेक्ट पंगा, गुजरात में कर दिया खेला। जी हाँ, आपको बता दोस्तों गुजरात में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम बीजेपी को टक्कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी के मंसूबों पर धीरे धीरे कर सीधा पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफी सवाल खड़े होते रहते हैं और बीजेपी की जो है कि ये कह सकते हैं कि जो शाणपंथी है ना या फिर शाणपट्टी वो हमेशा दिखाई देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सीख लेना चाहिए दोस्तों कि आज जो हो रहा है देश में उसकी जिम्मेदार बीजेपी ही है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी के इस रवैये से या फिर कह सकते हैं जो भी बीजेपी कर रही है उसको लेकर सरकार और खास कर इनमें भिड़त हो गई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि आखिरकार सरकारें जो कर रही हैं इसका अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि आगे तो आप जो है देश के लिए खाई खोद कर रख रहा हो। आप तो सत्ता से चले जाओगे लेकिन आप अपने पीछे छोड़ जाओगे नफरत की राजनीति। और नफरत की राजनीति कितनी खतरनाक होती है दोस्तों ये आप बखूब देखते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो जाते हैं, लेकिन देश की जो सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम है ना वो साफ साफ दिखाई भी देता है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और देश में दोस्तों एक अलग ही तरीके का माहौल बन चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीधे सीधे लुलु मॉल के मालिक पर आजम खान ने बोला बड़ा हमला। बोले लुलु मॉल का मालिक आरएसएस का जो है चीफ हेड है। जी हाँ, हेड है। आपको बता दें दोस्तों लुलु मॉल के मालिक अली जो है मुस्लिम, जो कि दोस्तों एक विदेशी से आते हैं जिनको उसको लेकर जो यहाँ पर आजम खान ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आजम खान का कहना है कि लुलु मॉल के जो मालिक हैं दरअसल वो आरएसएस के हेड हैं। अब आप समझिए दोस्तों लुलु मॉल के मालिक, मॉल में बार बार नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके ऊपर कई सियासत चली और ये सियासत दोस्तों इसके पीछे खेल आप समझे ही नहीं। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस पर आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति है। जानबूझकर वहां पर लोगों को दोस्तों आप समझिए जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उसके बाद वो ड्रामा करा गया कि चलो नमाज पर विवाद उठाते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को जानबूझकर वहां पर फिर से नमाज पढ़वाने की कोशिश की गई ताकि इस मामले को तुल दिया जा सके। और ये मॉल किसका है दोस्तों? अली का है। अली साहब कौन है दोस्तों? ये एक बाहर के रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, विदेशी हैं। हालांकि है तो ये केरल के, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो अपना एम्पायर खड़ा किया है विदेशों में। अब ऐसे में योगी बाबा की बात तो वो मानेंगे ही, क्योंकि आजम खान ने साफ कहा है कि फिलहाल जो अली है वो पूरी तरीके से हेड है आरएसएस का और ये सब कुछ वो एजेंडा चला रहा है। लुलु मॉल का मालिक जानबूझकर नमाजियों को परेशान करने के लिए और हिंदू मुसलमान कराने के लिए अब लुलु मॉल का मालिक भी योगी का साथ दे रहा है। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों निकलकर सामने आ रही हैं। भाई क्या राजनीति है, क्या हो रहा है ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये तो साफ है कि ये चीज हो भी सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी पूरी कोशिश करती है देश में इस तरीके का माहौल बनाने की ताकि आगे भी इस तरीके की चीजें हों और सरकार जो है यहाँ पर इनसे कोई सवाल ना पूछे। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी दोस्तों आपको इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी
इसको भी दबा